Good morning everyone my students and you are welcome on my channel English Literature Academy। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ UGC NTA NET। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से फिल किया है फॉर्म या TGT PGT और JIC एग्ज़ाम, जो कि मतलब बात करें अगर हम तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास है ये एग्ज़ाम और हमें इसको क्वालिफाई भी करना है। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी मुल्क राज आनंद, जो कि हमारे इंडियन नॉवलिस्ट हुए हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए हैं एंड आर्ट क्रिटिक्स हुए हैं। अगर हम इनकी बात करें मुल्क राज आनंद की, तो इनके बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर वर्क्स और प्लस इनके जो नॉवेल हैं वो अपने आप में देखा जाए तो उसकी थीम बड़ी ही कॉन्शियस होती है। तो आज हम मुल्क राज आनंद के बारे में ही डिस्कशन करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। मुल्क राज आनंद की बात करें तो बॉर्न इन 1905 इन पेशावर, इनका जन्म 1905 में पेशावर में हुआ एंड 2004 डेड ऑन 2004, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 2004 में हुई। किससे हुई? तो ये सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं, यानी निमोनिया से इनकी डेथ हो गई थी, उससे पीड़ित हो गए थे निमोनिया से। तो इस तरह करके ही वॉज डेड ऑन 2004 एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 1905 इन पेशावर। मोटी मोटी बात आप इनकी ये याद कर लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगी। अब बात आती है कि ये मतलब इनके वर्क की बात अगर हम करें कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हिज वर्क्स, तो इनका जो वर्क्स था वो अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये नॉवलिस्ट थे, यानी नॉवेल राइटर थे, प्लस शॉर्ट स्टोरीज थे। ऐसी स्टोरीज का मीनिंग्स है शॉर्ट स्टोरीज। मैंने आपसे बार बार कहा मैं बहुत ही मतलब शॉर्ट वे में लिख करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए शॉर्ट स्टोरीज पूरी ना लिख करके मैंने ऐसे स्टोरीज लिख दिया। आप भी जब नोट्स बनाया करें तो इस रूल को फॉलो किया करिए, तो इससे क्या होता है टाइम की भी बचत होती है और प्लस हम एक मतलब ये चीज़ें हमें ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज राइटर एंड प्लस आर्ट क्रिटिक थे। आर्ट क्रिटिक मतलब कला के आलोचक भी थे। अगर हम बात करें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म या इस तरह करके आप इनके वर्क्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बात आती है हिज वर्क्स की कि मतलब अब जो मोस्ट पॉपुलर वर्क मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, बिना स्किप किए ये वीडियो आप देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसा वर्क मैं इनका लेकर के आई हूँ मुल्क राज आनंद का, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा पेपर में। बात आती है मुल्क राज आनंद के जितने भी नॉवेल हुए हैं। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन 1944 में आया, ये नॉवेल पब्लिश हुआ किसमें? 1944 में। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन मोस्ट फेमस नॉवेल, मोस्ट फेमस वर्क ऑफ द मुल्क राज आनंद। आप इस तरह करके इसको ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा और इस पे फोकस करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है हु वाज द राइटर ऑफ दिस वर्क या ऑफ दिस नॉवेल करके, इस तरह करके क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सीधा सीधा अगर आपको याद होगा द बार्बर्स ऑफ ट्रेड, ये अगर आपको द बार्बर्स ट्रेड यूनियन अगर आपको याद होगा तो जाहिर सी बात है कि इनके राइटर्स भी आपको याद रहेंगे मुल्क राज आनंद। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट आता है अनटचेबल। अनटचेबल 1935 का वर्क है इनका, 1935 में आया। अब इसके कुछ मैन कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको ध्यान देना है कि वो कौन से मैन कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैंने कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको रखा है आज इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है और इसमें से क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा इसको। चलिए बात आती है, इसके कैरेक्टर है बक्खा जो कि मैन कैरेक्टर है, उसकी बहन है सोहनी, ठीक है, और उसका बेटा है सोन, और इसी में एक कैरेक्टर और है गुलाबो। तो हम सिर्फ इन कैरेक्टर्स पे फोकस करेंगे क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इस तरह से करके पूछा गया है सोहनी वॉज अपीयर्ड इन, सोहनी किस में अपीयर्ड हुई थी? तो जाहिर सी बात है किस में हुई है? अनटचेबल जो इनका नॉवेल है उसके अंदर वो अपीयर्ड हुई हैं। हु वाज द बक्खा, इस तरह करके कोई मतलब बहुत ही ईजिली वे में पूछा गया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन अगर हम जानते होंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप कंफ्यूजन की सिचुएशन से बचते हुए इस तरह से आप इनके वर्क की स्टडी करिए और जिस तरह मैंने लिखा है ऐसे ही अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन अपने पास किसी कॉपी उसमें कर लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर क्या है, अनटचेबल 1935 बक्खा सोहनी उनकी बहन है, और ये क्या है? बक्खा मैन कैरेक्टर है। MC का मतलब क्या है? मैन कैरेक्टर है। सिस्टर उनकी सोहनी है, सन उसका लखा है, और गुलाबो भी इसी का कैरेक्टर है। किसका? अनटचेबल का ही कैरेक्टर गुलाबो भी है। ये आपको याद रखना है।
चलिए, ये बात हो गई अनटचेबल की। जहां तक पूछा गया है, देखिए अगर वो पूछता है कि कब पब्लिश्ड हुआ, व्हेन वाज द पब्लिश्ड ऑफ अनटचेबल, तो 1935। हु वाज द राइटर ऑफ द अनटचेबल, तो मुल्क राज आनंद। इस तरह करके आप इसको आंसर करिएगा और अपने सही ऑप्शन तक पहुंचिएगा। नेक्स्ट आता है द ओल्ड वुमन एंड द काउ। द ओल्ड वुमन एंड द काउ, गोरी इसका सबटाइटल था। द ओल्ड वुमन एंड द काउ सबटाइटल गोरी करके था, और गोरी इसमें कैरेक्टर भी अपीयर्ड हुआ है। इस तरह से आप इसको समझिए कि गोरी इसमें कैरेक्टर भी अपीयर्ड हुआ है। और ये कब हुआ पब्लिश? हमारा 1960 में इस वर्क को पब्लिश किया गया। ऊपर जितने भी मैंने नॉवेल रखे हैं, ये वही नॉवेल हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिपीट हो रहा है ये वर्क। मैं अभी आपको बता दूंगी कि आपको किन पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए, द ओल्ड वुमन एंड द काउ 1960, गोरी सबटाइटल है, ये ध्यान रखिएगा। 1960 में ये वर्क इनका पब्लिश्ड होता है और गोरी इनका सबटाइटल है। ऐसे करके अगर आप याद करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। बात आती है कुली। कुली 1936 में आता है और इनका मैन कैरेक्टर था। मैन कैरेक्टर कौन था? मुन्नू नाम का जो कैरेक्टर था, मुन्नू नाम का जो लड़का था, वो इनका मैन कैरेक्टर था। और टीबी के द्वारा उसकी डेथ हुई थी। बड़ा ही पिटिबल नॉवेल है, बहुत ही मतलब करुणा आती है इसको पढ़ने के बाद। बड़ा सिंपैथी और काफ़ी कुछ मतलब ऐसा है इसके अंदर। तो कुली जो नॉवेल है जिसमें कि मुन्नू कैरेक्टर है, ये आपने अपने कोर्स में भी पढ़ा है। इस तरह से आप इसको समझिए, किसी ना किसी ईयर में ज़रूर है, कभी फर्स्ट ईयर, कभी सेकेंड ईयर, तो कभी थर्ड ईयर और कभी एमए में। तो इस तरह करके अगर आप देखेंगे तो मुन्नू कुली क्या है, 1936 में पब्लिश्ड होता है ये वर्क। मुन्नू इज द मैन कैरेक्टर और डेड बाय द टीबी। अच्छा, इसी के अंदर एक कैरेक्टर के ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए रख देते हैं कि इसमें फैक्ट्री का जो ऑनर था, कुली की जो फैक्ट्री थी, हु वाज द ऑनर ऑफ कुलीज फैक्ट्री। कुली के अंदर जो फैक्ट्री है दौलतापुर में, उसमें ये भी है कि दौलतापुर में है ये फैक्ट्री, तो ये बताइए उसका ऑनर कौन था? हु वाज द ऑनर करके पूछा गया। तो आप इस तरह मतलब जो है इसका आंसर देंगे कि सेठ प्रभादयाल ऑनर ऑफ फैक्ट्री। सेठ प्रभादयाल ऑनर ऑफ फैक्ट्री आपको ऑप्शन में वहीं पर मिलेगा, तो आप इस नाम को याद रखिएगा, सेठ प्रभादयाल ऑनर ऑफ फैक्ट्री इन नॉवेल कुली या कुली नॉवेल। ऐसे करके जो है आप इसका देखेंगे कि इसी तरह से पूछा गया होगा और आप इसको इसी तरह से करके फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया 1936। अब बात आती है फिफ्थ की। फिफ्थ वाला जो हमारा है वो है टू लीव्स एंड ए बर्ड। टू लीव्स एंड ए बर्ड जो है ये नॉवेल रिटन बाय टू लीव्स एंड ए बर्ड नॉवेल रिटन बाय द मुल्क राज आनंद एंड पब्लिश्ड ऑन, इसके बारे में 1937 में ये पब्लिश्ड होता है। 1937 इसको याद रखिएगा, 1937। यहाँ स्पेस नहीं था तो बाद में लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। टू लीव्स एंड ए बर्ड पब्लिश्ड ऑन 1937 रिटन बाय द मुल्क राज आनंद एंड देयर आर मैन कैरेक्टर्स। बात आती है इनके मैन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। मैन कैरेक्टर इसका है गंगू। गंगू की वाइफ है सजनी। मैन कैरेक्टर गंगू है। गंगू की वाइफ वाज द सजनी एंड हिज डॉटर लैला। ठीक है, और उसकी जो बेटी है उसका नाम है लैला। इस तरह करके तीन कैरेक्टर इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गंगू के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, सजनी के ऊपर पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें तीन मैन कैरेक्टर को आप याद रखिएगा, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं, डीप स्टडी नहीं कर रहे। ये मैं आपको बता दूं, अब रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन की तरह ही पढ़िए। तीन कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, हमने तीनों रख दिए। जाहिर सी बात है, घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन आता भी है तो इसी के आसपास आएगा। कभी गंगू पूछ सकते हैं, सजनी भी पूछ सकते हैं, और आपका सोहनी भी, लैला भी पूछ सकते हैं। तो गंगू, सजनी एंड लैला ये तीन कैरेक्टर हैं। किसमें है इसको भी ध्यान रखिए। टू लीव्स एंड ए बर्ड पब्लिश्ड ऑन 1937। देयर आर मैन कैरेक्टर्स गंगू, सजनी एंड लैला। इज दैट क्लियर? उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा इस तरह से ये रिवीजन करना। चलिए, लेकिन आप चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, ये मुझे पता चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादातर बच्चे रिवीजन कर सकें बहुत कम टाइम में। बात आती है ये 5 जो इतने भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है इन नॉवेल्स का या इनके वर्क का, ये इस तरह से समझिए कि इनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगर टाइम ना भी मिले तो भी इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जितना मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो भी मुल्क राज आनंद का ये नॉवेल ज़रूर देख लीजिएगा। इनका जितना मैंने आपके साथ डिस्कशन किया उतना ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, चलिए बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह पूछा गया था, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था 2002 के पीजीटी एग्ज़ाम में। इन्होंने कहा कि मतलब हाउ मैनी बुक्स
was published before 1935 of मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद की वो कौन सी 5 बुक्स हैं या कितनी बुक्स हैं जो कि 1935 के पहले पब्लिश्ड हो गई थी? इस तरह करके क्वेश्चंस पूछा गया था। तो हम उन 5 बुक्स का थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, डिस्कशन कर देते हैं। पर्शियन पेंटिंग बिफोर 1935 के पहले की बुक्स हैं ये, बिफोर 1935 पब्लिश्ड बुक्स, ठीक है, इस तरह से देखिए पब्लिश्ड बुक्स। तो 1935 से पहले की बुक है। दूसरी बुक है आपकी करीज एंड अदर इंडियन डिशेज, 1932 में पब्लिश्ड होती है। क्या नाम है इसका? करीज एंड अदर इंडियन डिशेज। सिर्फ 5 बुक्स का नाम पूछा गया था, ऑप्शन में इन्होंने 6 बुक्स दी थी। ये भी मैं बता दूं 6 बुक्स किसी और की थी। और इस तरह करके क्योंकि आप मुल्कराज आनंद की बुक्स के बारे में जानते थे तो आपने उस पर जो था इस तरह करके टिक कर दिया कि हाँ ये 5 बुक्स हैं। A2 इस तरह 1 2 3 4 5 या फिर ABCDE करके आएगा आपके सामने, तो आप इसमें राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तब। चलिए, पर्शियन पेंटिंग बिफोर 1935, करीज एंड अदर इंडियन डिशेस 1932, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, इसका जो है कंफर्म भाई डेट हमें नहीं पता इसलिए हमने नहीं लिखी। द गोल्डन ब्रीथ है सब 1935 के पहले ही, बस इतना ध्यान रखिए। द गोल्डन ब्रीथ, द लॉस्ट चाइल्ड एंड द अदर स्टोरीज, ये 5 बुक्स हैं जो कि 1935 से पहले की बुक्स पब्लिश्ड हुई हैं। किसकी हैं? मुल्कराज आनंद की। ठीक है, इस तरह से करके आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आ ही जाए क्वेश्चन। ये भी तो है ना, हम ये तो कह नहीं सकते कि नहीं आएगा, लेकिन अगर हम पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार इस पर जो है थोड़ा नज़र डाल लीजिएगा। नेक्स्ट आता है द विलेज। द विलेज है 1939 का ये पब्लिश होता है और इसके मैन कैरेक्टर की बात करें तो लालू, चुरंगी एंड गुग्गी, ये इसके देयर आर 3 मैन कैरेक्टर्स इन दिस वर्क या इन दिस नॉवेल। नॉवेल नेम इज द विलेज 1939 एंड रिटन बाय द मुल्कराज आनंद। बस 3-4 चीज़ें याद करनी होती हैं किसी भी नॉवेल में, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। और यही तरीका भी होता है याद करने का। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इसी तरह से इसको पढ़िएगा और याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना अक्रॉस द बैकवाटर 90 पब्लिश्ड ऑन 1940, और इसमें एक कैरेक्टर अपीयर्ड हुआ था लाल सिंह नाम का, मैन कैरेक्टर है। ठीक है, मैन कैरेक्टर लाल सिंह नाम का जो कैरेक्टर है, लाल सिंह अपीयर्ड इन दिस ऐसे करके था, नीचे ऑप्शन दे रखे थे। तो हमें अगर ये याद होगा कि वो कौन सा है, अक्रॉस द बैकवाटर 1940 लाल सिंह नाम का मैन कैरेक्टर था जो कि अपीयर्ड हुआ था इस नॉवेल के अंदर। एंड रिटन बाय द मुल्कराज आनंद, पब्लिश्ड ऑन द 1940 की हम बात कर रहे हैं, तो 1940। मैंने कहा ना कि 2-3 चीज़ें होती हैं जिन पे आपको फोकस करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द सॉर्ड एंड सिकल 1942 में आया है। अब बाकी का तो आप जो है ज़्यादातर पब्लिश डेट याद कर लीजिएगा और राइटर का नाम याद करिएगा। ठीक है, बात आती है जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताती चलूँगी। द बिग हार्ट 1945, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। अब देखिए, द बिग हार्ट 1945 में पब्लिश्ड होता है और इसमें जो पूछा जा रहा है कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है ये? इसकी थीम है भाई, इसको ऐसे पढ़िए। थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द बिग हार्ट पब्लिश्ड ऑन 1945? द थीम वाज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन द बिग हार्ट। ऐसे करके आप इसको अच्छे से क्या करेंगे? फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चंस बन सकता है और आ सकता है। चलिए, द बिग हार्ट की बात हो गई, थीम क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, एक चीज़ और, देयर आर 2 कैरेक्टर्स इज द मैन कैरेक्टर। अगर हम बात करें कि ये 2 कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा मैन है, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनंता और इसकी जो मिस्ट्रेस है वो कौन है? जानकी नाम की एक लड़की है जो कि इसकी मिस्ट्रेस थी, तो अनंता मिस्ट्रेस जानकी। इस तरह से करके आप इसको याद रखेंगे। नंबर 5, इंडियन फेरी टेल्स रिटोल्ड 1946 पब्लिश्ड होता है। 6, 7 समर्स। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 समर्स। इसको आप यहाँ पे लिख देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7 समर्स की बात हो रही है। 7 समर्स पब्लिश्ड ऑन 1951 एंड राइटर वॉज द मुल्कराज आनंद
एंड अगर इसके आगे और कुछ बात करें तो इसकी थीम अगर हम बात करें कि क्या थी, किसके ऊपर बेस्ड था ये नॉवेल, तो दिस नॉवेल वाज बेस्ड ऑन चाइल्डहुड 7 years एक्सपीरियंस ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के 7 साल के एक्सपीरियंस के, जो बचपन का उनका 7 years का एक्सपीरियंस था जब वो 7 साल के थे, उसके बारे में इन्होंने इसके अंदर अपनी स्टोरी लिखी है कि जब मैं 7 years का था चाइल्डहुड में, तो मतलब जो भी उनको एक्सपीरियंस होते थे, जो भी उनको फील होता था, वो सारी बातें इन्होंने इस नॉवेल के अंदर लिखी है। नाम क्या है? 7 Summers से ही पहचान लीजिएगा कि अब इस तरह से कोरिलेट करिएगा कि 7 Summers मीन्स 7 years चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद का जब वो बच्चे थे 7 साल के, तब उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो इन्होंने इसमें पूरा का पूरा मेंशन किया है। ठीक है, चलिए कब पब्लिश होता है इसको भी ध्यान रखिएगा। पब्लिश ऑन 1951 में, और ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल है। फिर नेक्स्ट नॉवेल आता है लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, पब्लिश्ड ऑन 1966, एंड द नेक्स्ट इज मॉर्निंग फेस, पब्लिश्ड ऑन द 1968, एंड 9 इज रूट्स एंड फ्लावर्स 1972। ये नॉन फिक्शन था, ये भी मैं आपको बता दूं। रूट्स एंड फ्लावर्स पब्लिश्ड ऑन 1972, इट वॉज द नॉन फिक्शन। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा, तो ज़्यादा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इसी से आ जाए कि फिक्शन था कि नॉन फिक्शन था, तो इट वॉज द नॉन फिक्शन। नेक्स्ट आता है आपका 10 नंबर पर 9 Moods ऑफ भारता 1998, यानी कि 9 Moods ऑफ भारत 19 पब्लिश्ड ऑन 1998, एंड राइटर वॉज द मुल्कराज आनंद, या रिटन बाय द मुल्कराज आनंद। वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आपको हर तरह से प्रिपेयर होकर के जाना है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अपने सॉल्व करना है और सही ऑप्शन तक आपको पहुंचना है। चलिए 11 नंबर पे आता है पावर एंड पिटी 2001। 11 नंबर पे कौन सा है इनका नॉवेल? पावर एंड पिटी 2001 ये वर्क है, और 2004 में जैसा कि मैंने बताया कि ही वाज डेड ऑन 2004 सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, और इसके बाद फिर इनका वर्क देखने को नहीं मिला। फिलहाल ये जो नॉवेल है पावर एंड पिटी 2001 में आता है, और 2004 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह करके जो वर्क मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है उस पर फोकस करिए। मुल्कराज आनंद के इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। ऊपर के 5 नॉवेल हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, जितना आपके साथ डिस्कशन किया है वो सब देख लीजिए। प्लस बात आती है कि 5 नॉवेल्स ऐसे बताइए जो बिफोर 1935 से पहले पब्लिश्ड हुए, तो वो 5 नॉवेल्स को आप अच्छे से फोकस करिए। एंड नेक्स्ट इज द किस नॉवेल में क्या क्या चीज़, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चंस पुटअप किया जा सकता है, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करें कि अब रिवीजन का टाइम है, और शॉर्ट में ही रिवीजन करते हुए अपनी तैयारी को मुकम्मल करिए, उस पर कमांड करिए अपनी नॉलेज पर। चलिए आप सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह अच्छा कंटेंट लेकर के आपके सामने आऊँगी। तो मुझे जानते ही हैं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पर। इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ चलिए अब इन्हीं सब अच्छी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।